हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब व्यवसाय में जो पैसा आता है उसका क्या मतलब है और वो कहाँ कहाँ से आता है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स एक्सेट्रा। इस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए 3 वीडियोस बनाई गई हैं। पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये पार्ट फर्स्ट है और बाकी की 2 वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंस का क्या मतलब होता है और उसके इंपॉर्टेंस यानी उसके क्या महत्व है, साथ ही साथ उसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन से हैं। तो चलिए जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में समझ रहे हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंस यानी वित्त का क्या मतलब होता है। फाइनेंस का मतलब होता है सीधे सीधे मनी, पैसा यानी धन। और अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस मतलब व्यवसाय में जितने भी पैसे की आवश्यकता होती है वो सब क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस ही कहलाता है। यानी अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अलग अलग मशीनरीज खरीदनी होगी, रॉ मटेरियल खरीदना होगा, बिल्डिंग खरीदनी होगी, एम्प्लॉयज को पैसा देना होगा। अगर पुराना बिजनेस है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो बिजनेस में किसी भी पर्पस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जो मनी चाहिए होती है, वो ही क्या कहलाता है, बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। इसके साथ एक वर्ड और है जिसका नाम है फाइनेंसिंग। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फाइनेंस एंड फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंस और फाइनेंसिंग दोनों अलग अलग है। फाइनेंस का मतलब पैसा होता है और फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो भी पैसा आपको चाहिए तो उस पैसे को जुटाने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फाइनेंसिंग होता है। यानी पैसे को उपलब्ध कराना। जैसे कि किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, तो जो 1 लाख रुपया है वो तो हो गया फाइनेंस। अब उस 1 लाख रुपए को आप कहाँ से लेते हो, आप खुद अपनी जेब से लगाते हो या फिर बैंक से लोन लेते हो, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग कहलाता है। और हिंदी में बोलते हैं हम इसको वित्त व्यवस्था। तो फाइनेंस और फाइनेंसिंग दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी जो बिजनेस फाइनेंस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या महत्व है। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में पैसा हर चीज के लिए जरूरी होता है। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हो तो नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए अलग अलग पर्पस के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में जो सबसे पहले पैसा चाहिए वो किस लिए चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यानी अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए और वो पैसा आप कहाँ लगाते हो, वो लगाते हो फिक्स्ड कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ऐसी एसेट्स में, ऐसी वस्तुओं में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज की जाती हैं। जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपने प्लांट एंड मशीनरीज लगा ली, फर्नीचर लगा लिया, या फिर स्टार्टिंग के जो भी खर्चे होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हो गए, तो वो चीजें जो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस में बनी रहती हैं उनको खरीदने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और ये कब रिक्वायरमेंट होती है, ये होती है जब बिजनेस को शुरू किया जाता है। अब जब आपने बिजनेस को शुरू कर लिया उसके बाद बिजनेस को चलाना होगा यानी रन करना होगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको सैलरीज देनी पड़ेगी, एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, अलग अलग तरह के बिल्स पे करने पड़ेंगे, आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए उसके डेली रिक्वायरमेंट जो भी होती है, उसको जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो सेकंड पर्पस क्या हो गया पैसे का, बिजनेस फाइनेंस का, यानी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता। थर्ड होता है एक्सपेंड एंड ग्रो ऑफ द बिजनेस, यानी आपने बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, अब वो चल भी रहा है, उसके बाद आप क्या चाहोगे, ऑब्वियसली आपका बिजनेस बढ़े, आपका अलग अलग तरह की ब्रांचेस हो, आप नई नई चीजों को और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करें। तो अब ये सब ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप अपना एक नया ऑफिस खोलना चाहते हो या फिर एक दूसरी फैक्ट्री कहीं और लगाना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसा चाहिए। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और उसको आगे ग्रो करने के लिए, उसके विकास के लिए पैसा चाहिए होता है, यानी बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है। और एक्सपेंड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको नई नई टेक्नोलॉजीज अपनानी पड़ेंगी, नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए जो मेथड्स आ रहे हैं उनको अपनाना पड़ेगा और उसके लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए होता है। उसके बाद जो फोर्थ पर्पस होता है बिजनेस फाइनेंस का वो होता है क्रेडिटर को पे करना। अब बिजनेस में सारी चीजें कैश में नहीं खरीदी जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें क्रेडिट पर भी परचेज की जाती है, यानी उधार खरीदी जाती हैं। तो जिन व्यक्तियों से उधार खरीदा जाता है कुछ भी, वो व्यक्ति बन जाते हैं क्रेडिटर्स। जिनसे व्यवसाय ने लोन लिया है यानी ऋण लिया है वो भी क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। तो फिर
कुछ समय बाद सारे क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है, तो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये पर्पस उन बिजनेस के लिए होता है जो ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उन्होंने ग्रो भी कर लिया, एक्सपेंड भी कर रहा है, तो अब वो क्या चाहते हैं कि कंपटीशन को फेस करने के लिए, यानी अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए वो क्या करते हैं, खुद ही रिसर्च स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम रिसर्च करते हैं, अगर हमने कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया तो ऑब्वियसली उनको फायदा होगा और उनकी जो बिजनेस है, उनकी जो कंपनी है वो आगे चल के लीड पोजीशन पर पहुंच जाएगी, यानी टॉप पोजीशन पर पहुंच जाएंगी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि एप्पल है, वो क्या करते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी एक नया फोन लॉन्च करते हैं तो उसमें नए नए फीचर्स होते हैं जो कि और किसी फोन में फीचर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी फोन के मामले में लीडर बना हुआ है। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और इसके लिए बिजनेस फाइनेंस बहुत ही जरूरी होता है। अगर बिजनेस फाइनेंस नहीं है, यानी पैसा पूरा नहीं है, तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी पैसा चाहिए होता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइव इन डिफिकल्टीज। देखिए डिफिकल्टीज कई तरह की हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई स्टॉर्म आ जाए, यानी तूफान आ जाए, या फिर हड़ताल हो जाए, या फिर मंदी आ जाए, या फिर तेजी हो जाए। इसके अलावा आपने अभी देखा कि कोविड सिचुएशन चल रही है, जब लॉकडाउन था तो बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी, बहुत सारे जो बिजनेस थे वो बंद पड़े हुए थे, उनमें ना कोई प्रोडक्शन हुआ और ना ही कोई बिक्री हुई। तो ऐसे में सिर्फ वो ही बिजनेस सरवाइव कर पाए जिसके पास अच्छा खासा पैसा था, कि वो अपने अच्छे एम्प्लॉइज को टाइम पर सैलरी भी देते रहे, और जब लॉकडाउन खुला तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। जिनके पास पैसे की कमी थी, जिनके पास पैसा नहीं था, वो बिजनेस ठप पड़ गए और फिर फाइनली वो बंद हो गई। तो इसीलिए डिफिकल्टीज में, बुरे दिनों में सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो ये थे इसकी इंपॉर्टेंस, यानी बिजनेस फाइनेंस क्यों जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कि जो बिजनेस फाइनेंस है वो कहाँ कहाँ से आता है, यानी इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो देखिए बिजनेस के जो सोर्सेज हैं वो मेनली टू हैं, ओनर्स फंड और बोरोस फंड। वैसे तो एक्सटर्नल और इंटरनल पीरियड के बेसिस पर भी डिवाइड किए गए हैं, लेकिन वो हम आगे ही इंक्लूड कर लेंगे। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक सबसे पहले या तो पैसा मालिक से आएगा या फिर पैसा बाहर से आएगा। जब व्यवसाय में पैसा उसका स्वामी लगाता है, उसका मालिक लगाता है, तो हम उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। वहीं जब व्यवसाय में पैसा बाहर से लिया जाता है, चाहे वो अपने फ्रेंड से उधार लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, या फिर किसी भी एक संस्था से यानी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, वो कहलाता है हमारा बोरोड फंड, यानी ऋणगत कोष। तो हम एक एक करके देख लेते हैं इन सबके क्या फीचर्स हैं। तो देखिए ओनर्स फंड, जैसा कि आपको अभी बताया है कि मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा ओनर्स फंड कहलाता है। वहीं जो बोरोड फंड है वो होता है बाहर से लोन के रूप में लिया गया पैसा, क्या कहलाता है, बोरोड फंड कहलाता है। अब इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, ये क्या होता है। देखिए अगर व्यवसाय के अंदर से ही पैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स, लेकिन अगर पैसा बाहर से आ रहा है, बाहर मतलब एक्सटर्नल, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स। तो जब हम लोन लेते हैं, यानी व्यवसाय में जब लोन लेकर पैसा लगाया जाता है, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस के अंदर से तो लगाया नहीं जा रहा, ना ही वो बिजनेस का मालिक लगा रहा है, वो बाहर से लिया जा रहा है। इसीलिए बोरोड फंड कैसे होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। इसके बाद जो ओनर्स फंड है, यानी जो व्यवसाय का स्वामी जो व्यवसाय में पैसा लगाता है, वो लंबे टाइम तक बिजनेस में लगा रहता है। क्यों, क्योंकि ओनर जो पैसा लगाएगा तो ऐसा तो है नहीं वो बिजनेस बंद कर लेगा फिर अपना पैसा वापस अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेगा। तो स्वामी जो भी पैसा लगाता है, मालिक या ओनर जो भी पैसा लगाता है, वो लंबे पीरियड के लिए यूज होता है। और मैंने भी आपको बताया था लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब फिक्स्ड कैपिटल को जुटाने के लिए जो पैसा यूज होता है वो ज्यादातर ओनर्स फंड से ही आता है। वहीं जो बोरोड फंड है वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, तीनों अवधि, तीनों समय के लिए यूज होता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैसा कहाँ से लिया है। अब लॉन्ग टर्म के लिए भी सोर्सेज अलग अलग हैं, मीडियम टर्म के लिए भी सोर्सेज अलग अलग हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी सोर्सेज अलग अलग हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करनी है कि जो शॉर्ट पीरियड होता है उसका क्या मतलब होता है, एक साल के अंदर अंदर, यानी अगर पैसा एक साल के अंदर अंदर यूज हो रहा है फिर एक साल के अंदर ही हमें वापस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। लेकिन अगर जो मनी है, पैसा है, वो एक साल से लेकर 5 साल तक यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं मीडियम पीरियड के लिए।
लेकिन अगर पैसा 5 साल से ज्यादा समय के लिए यूज हो रहा है तो वो पैसा कौन सी पीरियड के लिए हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल, मीडियम मतलब 1 से 5 साल और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 इयर्स। तो जो बोरोड फंड्स होते हैं वो तीनों पीरियड्स के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन जो ओनर्स फंड है वो ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी जब तक बिजनेस चलता रहता है मालिक का पैसा व्यवसाय में लगा रहता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है ओनर्स फंड का वो क्या है कि राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का जो मालिक होता है उसको पूरा पूरा अधिकार होता है व्यवसाय को मैनेज करने का, उसके लिए डिसीजंस लेने का। इसके अलावा वहीं जो बोरोड फंड है यानी बाहर से जो लिया गया पैसा है, तो जहां से भी पैसा आ रहा है वो पैसा लगाता तो है बिजनेस में, लेकिन पैसे लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसको कंट्रोल करने का भी राइट मिल गया। यानी बोरोड फंड के जो सोर्सेज हैं उनके पास व्यवसाय को कंट्रोल करने का राइट नहीं होता है। तो फिर क्या मिलता है इनको, क्यों लगाएंगे पैसा, वो लगाएंगे इंटरेस्ट के लिए। यानी जो भी पैसा वो लगाते हैं व्यवसाय में उसके ऊपर उनको ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, और इसीलिए वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा जो पैसा लिया जाता है बोरोड फंड के थ्रू यानी लोन के थ्रू, उसमें क्या होता है कभी कभी आपको अपनी कोई भी एसेट यानी कोई भी वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है, तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके बाद जो बोरोड फंड्स की एक और फीचर क्या है वो ये है कि वो बर्डन है इनकम पर। कैसे बर्डन है इनकम पर, देखिए अगर आपका कोई बिजनेस है और आपने लोन लिया है किसी भी बैंक से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दूसरी आपको अपनी बिजनेस की कोई भी एसेट गिरवी रखनी पड़ेगी। तो आपने एसेट भी गिरवी रख दी, अब आप उस एसेट को बेच नहीं सकते हो या आगे चल के उसको किसी और लोन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। और दूसरी तरफ जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो मंथली या फिर ईयरली जो भी है, वो इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस की इनकम हो या फिर ना हो। अगर लॉस हो तब भी वो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो क्या है, एक तरीके से बर्डन होता है बिजनेस की इनकम पर, क्योंकि इंटरेस्ट पे किया जाता है। नो राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि जो लोन के थ्रू पैसा लगाया जाता है बिजनेस में उसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो इसीलिए उनको बिजनेस में कंट्रोल करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। वो अधिकार किसके पास होता है कंट्रोल करने का, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के मालिक के पास। अब ओनर्स फंड में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, बोरोड फंड में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्वामित्व कोष यानी ओनर्स फंड्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है इक्विटी शेयर्स, फिर आ जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये सब क्या होते हैं ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप बस इसके नाम समझ लीजिए। फिर आता है रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसके बाद अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जिसको हम एडीआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देन इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी आईडीआर। इन सब के बारे में डिटेल में हम समझेंगे वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 में। वहीं बोरोड फंड में कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक यानी बैंक से लिए गए लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स और ट्रेड क्रेडिट्स। तो ये थे सोर्सेज बोरोड फंड्स के और ओनर्स फंड के। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और इसके पीडीएफ या फिर नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। वहां पर आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स तीनों की नोट्स, पीडीएफ फाइल्स और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।